नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब खबरों में वक्त चला है देवभूमि की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर का दौरा। हनुमान जयंती पर बालाजी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। धार्मिक पर्यटन से उत्तराखंड को नई पहचान मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। और साथ ही धामी रामनगर भी पहुंचे और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जन सेवा के महत्व पर संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों केदारखंड और मानसखंड सहित सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में हर साल श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी कुंभ केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का विषय है, इसलिए इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वे सेवा, सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारा जो है राज्य जो है देवभूमि है और देवभूमि के अंदर हम सभी हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है 19 तारीख तक। जब तक कपाट नहीं खुल रहे हैं तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं, शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के और प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और ये हमारे कार्यकर्ता, जो कि संगठन का जो पर्व होता है उसके बाद उनका शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, विचारधारा के प्रति और प्रतिबद्धता हो, जनता के काम और अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता करें, एक माध्यम बने, सेवा, सुशासन और तेज गति से बढ़े, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुँचे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास का बड़ा बयान सामने आया। चारधाम यात्रा की पवित्रता को लेकर के उन्होंने ये कहा कि पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चारों धामों में शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित और ये तीर्थ नगरी हमारी आस्था का केंद्र है, खजान दास की ओर से कहा गया। चारधाम यात्रा की मर्यादा को लेकर के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर की मांग और मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि चारों धामों में शराब और मांस का सेवन पूरी तरह वर्जित है। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कहीं भी इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है तो फिर सरकार उन पर सख्त लगाम लगाएगी, क्योंकि ये तीर्थ नगरी हमारी आस्था का केंद्र है और इनका सम्मान बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के संकल्पों को दोहराते हुए ये भी कहा कि देवभूमि के धार्मिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो महाराज जी ने कहा है, पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, हालांकि पहले से ही चारों धामों में दारू का सेवन, मांस का सेवन नहीं किया जाता है, फिर भी कहीं पे अगर इस तरह का कहीं पे होगा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सार्वजनिक रूप से कहा है कि हाँ, हम होने नहीं देंगे। ये देवभूमि है, तीर्थ नगरी है, इसलिए ये तीर्थ नगरी का सम्मान बना रहना चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में एसटीएफ इस वक्त काम कर रही है। साइबर पेट्रोलिंग से सोशल मीडिया पर अब नजर रखी जाएगी। फर्जी वीडियो और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती भी की जाएगी। पुरानी आपदाओं
जाम के वीडियो शेयर करने पर कार्रवाई होगी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने इस बात की चेतावनी दी है कि भ्रामक खबर फैलाने वालों पर मुकदमा और गिरफ्तारी तय है। सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि यात्रा के दौरान साइबर पेट्रोलिंग के जरिए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अक्सर देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व पुरानी आपदाओं, भूस्खलन या जाम के पुराने वीडियो और फर्जी खबरें प्रसारित कर श्रद्धालुओं के बीच दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। अजय सिंह ने चेतावनी दी है कि इस तरह के भ्रामक और फर्जी नैरेटिव सेट करने वालों के खिलाफ इस बार न केवल मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रा बिना रुकावट और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। एसटीएफ के रोल में जो साइबर का देखा जाता है, जो साइबर पे हम पेट्रोलिंग करते हैं, खासकर देखा गया है कि कहीं अभी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो विभिन्न लोग उसको दुष्प्रचार करने की नीयत से कभी जाम की चीज़ों को दिखाना शुरू करते हैं, कभी अन्य चीज़ों को दुष्प्रचार करते हैं। तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि अगर कोई इस तरह का यात्रा में दुष्प्रचार कर रहा है, जैसे देखा गया कि आपदा में के सीन, कहीं और की आपदा या कभी बहुत पहले की कोई आपदा के सीन को दिखाया जाता है कि चारधाम रूट पर ऐसे आपदा आ गई है या भूस्खलन हो गया है या पहाड़ पत्थर गिर गया है और घंटों का जाम लगा। तो इस तरह के जो फर्जी नैरेटिव्स बनाकर जो ऐसी यात्राओं को बाधित करते हैं या तीर्थयात्रियों को डराने का प्रयास करते हैं, तो वो सभी चीज़ों में नज़र रखी जा रही है कि ऐसे कौन लोग हैं। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी सियासत और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी क्रम में हरीश रावत के राजनीति से दूर बनाने वाले बयान, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया और 2027 चुनाव में संभावित दावेदारी, प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और कानून व्यवस्था की स्थिति, साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट हटाए जाने के आरोप जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। और इन्हीं अहम विषयों पर न्यूज इंडिया के संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। सुनवाते 2027 उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव की तैयारियां जो है सभी दल सभी पार्टियां कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नाम जो पिछले कुछ दिनों में जो है ज्वाइनिंग की गई और उसके बाद फिर जो कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार कांग्रेस के द्वारा खड़े किए जा रहे थे, उसको देखते हुए हरीश रावत जी भी जो है कुछ समय से राजनीति से जो है दूर रहने की जो है बात लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो है यहाँ पर सियासत जो है गर्मा गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत, उत्तराखंड के बड़े चेहरे। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो ये हरीश रावत जी का जो ये बयान आया है कि वो कुछ समय से राजनीति से दूर चले गए हैं, इसको लेकर भाजपा जो है लगातार निशानेबाजी कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा को तो मौका चाहिए कुछ न कुछ करने का। वो अरविंद पांडे कोई बात बोलते तब क्यों नहीं जवाब देते हैं? भाई माने हरीश रावत जी ने वो कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता है, हमेशा उन्होंने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और जब से ब्लॉक प्रमुख से लेकर आज तक उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक व्यक्ति माना, मैं कई बार मैं भी होता हूँ, मैं भी कह देता हूँ भाई, जैसे 2022 में मैंने पार्टी नेतृत्व से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो इसको ये थोड़ी कि कोई अनमन हो गई या कोई नाराज़गी हो गई, ये तो भाजपा जानबूझकर उसको मुद्दा बना रही है। हरीश रावत जी का कोई पार्टी में सब वो हर तरह उनका सहयोग हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा। भाई साहब, रही 2022 की बात, 2027 में विधानसभा चुनाव, क्योंकि आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, तो क्या आप 2027 में आपको प्रत्याशी के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मेरे पार्टी से हाईकमान से भी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार तैयार हूं। और वो किस सीट से लड़ाएंगे, मैंने पार्टी हाईकमान के सम्मुख 2, 3, 4 सीटें हैं, उसके बारे में बताया है। किन सीटों, पहाड़ों में अगर पहाड़ से लड़ाना है तो किस सीट पे लड़ना चाहता हूं, और अगर मैदान में लड़ना चाहता हूं तो कौन कौन सीट पे लड़ना चाहता हूं। पार्टी हाईकमान मुझे जो भी मार्गदर्शन करेगी, जो भी आदेश करेगी, हम उसके हिसाब से काम करेंगे।
देखिए थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये राजनीति कर रही है, जो एक तनाव का माहौल बना हुआ है इसका फायदा उठा रही है, कांग्रेस पर जो है आरोप लगा रही है। लेकिन सभी पार्टियों ने जो है अपनी कमर कस ली है। 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत अहम है और ये आखिरी मौका भी शायद जो है कांग्रेस के पास है, क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना पाती तो आगे के लिए कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। अपने कैमरा पर्सन अशोक अगत के साथ में हरिवंश, वशिष्ठ न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ 2027 के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि घाटों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ कुंभ से जुड़े सभी कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय कम और काम ज्यादा है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पहले से ही शुरू कर दी गई और जल्द ही चार धामों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। यहाँ पे कुंभ के लिए जो काम चल रहे हैं, घाट का निर्माण हो रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं पे ओवरहेड टैंक बन रहे हैं। जो कार्य अभी चल रहे हैं कुंभ के दृष्टिकोण से, तो उनका अधिकारियों के साथ स्थलीय मौका मुआयना किया गया और वहाँ पे कार्य को गति देने के लिए और अच्छे तरीके से होने के लिए मौके पर अधिकारियों को जो आवश्यक था वो निर्देश भी दिए गए। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जिसे लेकर प्रशासन और 5 मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच होटल एसोसिएशन और मंदिर समिति ने जिलाधिकारी के साथ बैठक कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना महामारी के दौरान लागू की गई श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर चर्चा हुई। होटल एसोसिएशन और मंदिर समिति के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में सीमित संख्या को मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या पर लगाया गया हुआ प्रतिबंध हटा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम के दर्शन कर सके और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके। वहीं जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा। मंदिर समिति होटल एसोसिएशन का पॉइंट है वो है सीमित संख्या का। आपका ये कहना है कि कोरोना के बाद एक संख्या जो फिक्स करी गई थी मंदिरों के लिए, वो उस संख्या को हटाया जाए और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है राज्य सरकार को। कमिश्नर साहब से भी आपकी चर्चा हुई है और एक सॉल्यूशन पे आप लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है, तो अभी उस पर निर्णय लिया जाना है। मैं भी बात करूंगा आयुक्त महोदय से। आप लोगों का जो प्रस्ताव है कि हर धाम के लिए एक नंबर इन्होंने सजेस्ट किया है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो वहीं ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से पहले अतिक्रमण हटाने पर बैठक का आयोजन किया गया और ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में सीडीओ शाह ने निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। साथ ही तीर्थयात्रियों की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए और इस दौरान एसपी देहात जया बलूनी, नगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता ही है, आगामी हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने ही वाली है, तो उसी क्रम में जैसे हर साल हम यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कराते हैं ताकि हमारे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बहुत अच्छी सुविधा दे पाए, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसके क्रम में हमने आज ये प्रिलिमिनरी तैयारियों के संबंध में बैठक रखी थी। तो उसमें हमने यही इंश्योर करने के लिए कहा है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो टाइमली शुरू हो जाएं। जो भी हमारे यहाँ पे हम अस्थायी सुविधा यहाँ पे सुचारू कराते हैं वो टाइमली यहाँ पे सेटअप हो जाए। उसकी हमने एक ब्रीफिंग ली थी, रिव्यू करा था कि क्या क्या उसकी प्रोग्रेस है और कब वो शुरू हो जाएंगी। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लोहाघाट के छमनिया में करोड़ों रुपए की लागत से सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। नगर के विकास के लिए कार्य करने वाली लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष
विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति सदस्य केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन में पहुंचे। इस दौरान लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की ओर से विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, लेकिन विद्यालय संचालन में मुख्य विद्युत लाइन और उसके खंभे बाधा पहुंचा रहे हैं, जबकि निर्माण दायी संस्था की ओर से कई बार विभाग और शासन प्रशासन को विद्युत लाइन को विद्यालय परिसर से हटाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने सांसद अजय टम्टा, क्षेत्रीय विधायक और विद्युत विभाग से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। इस दौरान समिति की ओर से मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। कल लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के संज्ञान में ये बात आई कि यहाँ पे विद्युत पोल हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे ठेकेदार महोदय ने भी यहाँ पे कर दिए हैं। 2 साल से लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। और साथ साथ में देखा जाए तो हमें ये सूचना भी मिली है कि इसमें 35% जो है विधायक जी और यहाँ सांसद जी इसमें देते हैं, साथ साथ में 35% जो है शासन देता है, 30% विभाग देता है। तो हमारा मानना ये है कि देखिए हमने सांसद जी और विधायक जी को इसीलिए चुना है कि वो जनता के लिए काम करें, जनता के द्वारा इसीलिए चुना गया है कि हमें उन पर विश्वास था कि भाई वो हमारी जनता की समस्याओं को समझेंगे। अभी हमने इस भवन का निरीक्षण किया है और हमने पाया है कि काफ़ी सुंदर इमारत बनी है और इसमें काफ़ी विद्यार्थियों का भला हो सकता है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और हम इसी सत्र से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एक छोटी सी विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के लिए हमें क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। कहना चाहेंगे लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने आज यहाँ पर निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि यहाँ पर कोई ये जो बिजली के तार हैं ये झूल रहे हैं और यहाँ पर लगभग कार्य पूरा हो चुका है। और जो कार्यदायी संस्था है इसके द्वारा ये कहा गया कि हम भी 2 वर्ष से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये आया कि इसमें सांसद जी का और विधायक जी का भी कुछ सहयोग चाहिए, तो उन लोगों ने सहयोग देना चाहिए। और जो भी है इसमें ऐसा है, अगर हमारा स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इसमें छात्र संख्या बढ़ जाएगी, छात्रों की भी और छात्राओं की भी। तो नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर के प्रांगण में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भारी उत्साह देखने को मिला। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे कि पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान रहा। सुबह से ही मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और विशेष आरती का आयोजन किया गया। हनुमान की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर उन्हें चोला अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि नैना देवी मंदिर जैसे सिद्धपीठ में हनुमान जन्मोत्सव मनाना अत्यंत सौभाग्य की बात है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने भी इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। सारे कार्यक्रम वैसे ही हैं। सुबह गणेश पूजा का आयोजन था, उसके बाद हनुमान जी की पूजा का आयोजन था, उसके बाद हमारे मोदक, हमने 101 किलो मोदक भगवान जी को भोग लगाया है। उसके बाद अभी जो है भंडारे का आयोजन होने वाला है, इसके लिए हम सारे मंदिरों में भोग लगा के आए। प्रसाद को और प्रसाद में मिला दिया गया है और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अब विशाल भंडारा आपके सामने शुरू होने वाला है। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित चंडीघाट चौकी में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और आरोपी कार चालक को बुलाने की मांग करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर कुछ लोग पुलिस चौकी में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। हमारी जो चौकी है उसी के सामने एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में 2 युवा थे जो कि बाइक से जा रहे थे, जो स्कूटी थी उनके पास, वो उसकी चपेट में आई थी। तो तत्काल जब चूंकि चौकी के सामने की घटना थी तो दोनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक जो लड़का था उसमें जिनकी मृत्यु हो गई और दूसरे अभी ठीक है। इस सूचना को जब परिजनों को मिला तो उनके परिजन भी आए, चूंकि जवान लड़का था और परिजन उसमें काफी आहत भी थे। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ थी, लेकिन चूंकि वहां कुछ स्थानीय इस तरीके के अराजक तत्व, शरारती तत्व जो उसमें घुस गए और घुस करके अननेसेसरली का उन्होंने मामले को उलझाने का प्रयास किया। वहीं अल्मोड़ा में एसओजी की संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली,
जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है टीमें। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार का प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में एसओजी, एएनटीएफ और कोतवाली अल्मोड़ा की संयुक्त टीम ने आज एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। 2 अभियुक्त जिनसे हमने 11.46 ग्राम हेरोइन बरामद किया है और इस हेरोइन की लगभग कीमत जो है 3.5 लाख के करीब है। ये 2 अभियुक्त सज्जन बिष्ट और प्रभांशु उर्फ कन्नू, ये दोनों जो है, एक इसमें से सज्जन जो है दुगालखोला का निवासी है और प्रभांशु उर्फ कन्नू जो है कोतवाली भवाली जिला नैनीताल का निवासी है। ये दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से हमने 11.46 ग्राम स्मैक बरामद करी है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्त प्रभांशु के ऊपर जो है कोतवाली अल्मोड़ा में 2 एनडीपीएस एक्ट के केसेस इसके पूर्व में भी अंकित है, दर्ज है। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले पुलिस 4 आरोपियों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर चुकी थी। ऐसे में अब इस मामले में पुलिस कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। दरअसल इस घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं था। थाना राजपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।